नमस्कार, जोहार। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, कल एक बड़ी घटना झारखंड की सियासत में सामने आई। दरअसल पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सीएनटी एक्ट की धारा 46 के उल्लंघन के मामले में 15 वर्षों के बाद सजा सुनाने का ऐलान किया गया। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया है और आज उस फैसले पूरा फैसला सामने आएगा और इसके साथ ही कई सवाल सामने आए। हमें आपको बता दें, एनोस एक्का झारखंड के चर्चित मंत्री रहे हैं। मधु कोड़ा की सरकार में वो मंत्री थे। गुरुजी की नेतृत्व में जब 2007-8 में सरकार बनी, उसमें भी वे मंत्री थे। और मजेदार बात यह रही कि गुरुजी की सरकार में मंत्री रहते हुए जब गुरुजी ने तमाड़ से उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया, क्योंकि गुरुजी उस वक्त विधानसभा के सदस्य नहीं थे और संवैधानिक रूप से उन्हें 6 महीना के अंदर अंदर विधानसभा में पहुंचने की अनिवार्यता थी। तमाड़ का उपचुनाव होता है, उसी वक्त तमाड़ के विधायक की मौत हो जाती है और उपचुनाव का ऐलान होता है। मजेदार बात यह है कि जब गुरुजी तमाड़ का उपचुनाव लड़ रहे होते हैं तो एनएस एक्का जो उनके मातहत मंत्री थे, वे भी अपना उम्मीदवार वहां उतार देते हैं। राजा पीटर को समर्थन देने का ऐलान करते हैं। झारखंड पार्टी की ओर से राजा पीटर चुनावी मैदान में अखाड़े में उतरते हैं। गुरुजी को शिकस्त मिलती है। कई इस तरह के चौंकाने वाले फैसले एनएस एक्का करते रहे हैं। उनका नाम एक संविदा शिक्षक मनोज कुमार हत्या के मामले में भी सामने आया था और दावा किया जाता है कि रांची से लेकर पूरे झारखंड के अलग अलग हिस्सों में उनके नाम सैकड़ों एकड़ की जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है। तो आपको यह भी बता दें कि एनोस एक्का उसी कोलेबिरा से 2005, 2014 में विधायक रहे, जहां से नमन मिश्र कोंगाड़ी जी मौजूदा विधायक है। तो क्या है यह पृष्ठभूमि एनोस एक्का की, क्या थी झारखंड की सियासत में हैसियत और उनका रुतबा, इसे समझने के लिए इस वक्त नमन मिश्र कोंगाड़ी जी के ही साथ नमन जी, बहुत बहुत जोहार आपको। जोहार, धन्यवाद। आप तो उसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, कोलेबिरा सीट से, जहां से एनोस एक्का चुनाव लड़ते रहे। 2005 में जीते, 2009 में जीते, 2014 में जीते, 2018 में आपके मुकाबले कौन थे जब उपचुनाव हुआ? चूंकि एनोस एक्का जी को कोर्ट से सजा होने के बाद सीट खाली हो गई थी, उपचुनाव हुआ था। उस समय उनकी धर्मपत्नी मेनन एक्का चुनाव में लड़ी थी झापा की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से भी लोग समर्थन दिया था। ने बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार थे। और उस समय कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और जनता ने आपको समर्थन दिया था। 2018 में आप उपचुनाव जीतते हैं, 2019 में जीतते हैं, उपचुनाव जीतते हैं, 2024 में जीतते हैं। 3 बार एनोस एक्का जीतते हैं, 3 बार आप जीतते हैं। या वही सीट है जहां से एनी होरो चुनाव लड़ा करते थे, वही विधायक रहे? एनी होरो नहीं, लेकिन उनके पार्टी वहां से जीतते रहे थे और बीच में कांग्रेस भी वहां पर जीती थी। अच्छा, ये जो एनोस एक्का को सजा हुई है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? मैं अच्छा एक असल में बता दूं कि झारखंड में कई गैर आदिवासी चेहरे हैं, विधायक है, नेता हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन सजा के मामले में आदिवासी विधायक जल्द फंस जाते हैं। बंधु तिर्की इसके उदाहरण है। 5 से 6 लाख मामले में उनकी विधायकी चली जाती है। एनोस एक्का को अब सजा हो जाती है। तो क्या लगता है जो सक्सेस रेट है ईडी का, सीबीआई का, आदिवासी मामलों में कुछ ज्यादा हो जाता है? जब गैर आदिवासी चेहरे सामने आते हैं तो थोड़ा पीछे पड़ जाता है। क्या ये आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस संबंध में मेरा कहना है, झारखंड की पहचान आदिवासियों
की बदौलत है और यहाँ की खनिज संपदाओं को लेकर पहचान है। और जब आप जनगणना आंकड़ा को देखिएगा आजादी से लेकर अभी तक, तो बड़ी तेजी से झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। रांची को ही आप देख लीजिए, रांची पहले 5वीं अनुसूची के अंतर्गत यह जिला आता था। यहाँ का लोकसभा सीट और विधानसभा सीट आरक्षित सीट हुआ करती थी और आदिवासी और दलित और पिछड़ी जातियों के लिए उनकी जमीनों की सुरक्षा, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराओं की सुरक्षा को लेकर CNT एक्ट कानून 1908 में बना था, जिसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उसी थाना क्षेत्र के रैयत जो होंगे, आदिवासी रैयत जमीन ले पाएंगे। SC और पिछड़ा के लिए जिला की बात है। और कानून के रहते हुए भी अवैध तरीके से जमीन का अवैध कब्जा हुआ है। इसको लेकर मेरा इस बार गैर सरकारी संकल्प में भी सवाल था। सरकार ने मुझे जवाब दिए हैं, मैं उसे देख रहा था। जमीन वापसी का भी कई कानून है, प्रावधान है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही है और इसको लेकर आदिवासी समुदाय लगातार आंदोलनरत है। और जो अफसर उनकी मिली भगत से जो अवैध हस्तांतरण या रजिस्ट्री, परमिशन ये सब हो जाता था, हम सब जानते हैं नेता कितनों भी क्यों ना दबंग हो, कितनों क्यों ना पावरफुल हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। तो आपको लगता है कि एनोस एक्का के मामले में जो सजा होगी वो बिल्कुल न्यायोचित है, इंसाफ के तराजू पर फैसला हुआ है, या आप किस रूप में देखते हैं एनोस एक्का केस? इस केस को मैं इस रूप में देख पा रहा हूं कि सिर्फ एनोस एक्का ही नहीं बल्कि भ्रष्ट पदाधिकारी जो गैर कानूनी ढंग से, इलीगल तरीके से रजिस्ट्री या परमिशन या दस्तावेजीकरण करने में सहयोग दिए थे करप्शन को, कानून के विरुद्ध जाकर, उन सभी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। और कानून से बड़ा कोई नहीं है। पर सवाल है नमन भाई कि इसी झारखंड में कई गैर आदिवासी विधायक हैं, नेता, कुछ संपत्ति है, इसी रांची शहर में उनके पास संपत्ति है, उस मामले की भी जांच चल रही है, उन्हें तो सजा नहीं होती। एनोस एक्का कभी बलि चढ़ जाते हैं, कभी बलि चढ़ जाते हैं, चूंकि कोर्ट का प्रक्रिया जटिल है और उस पर बोलना उचित नहीं है। बस मैं इतना कहूंगा सरकार से और न्याय प्रशासन से भी कि जो विलंब तक मुकदमा चलते हैं, जो कोर्ट प्रक्रिया में जो जटिलताएं हैं, उन्हें आसान करना चाहिए, सहज सरल करना चाहिए और जल्दी न्याय मिलना चाहिए, फैसला जल्दी आना चाहिए, या विलंब ही सही लेकिन कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे अफसर भी डरेंगे और इलीगल तरीके से आदिवासी जमीनों को हड़पने का
कब्जा करने का जो तरीका है उन सब पर रोक लगेगा। दावा किया जाता है कि रांची के झारखंड के कई हिस्सों में उनकी संपत्ति है, कहीं 10 एकड़, कहीं 20 एकड़। क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई आपको नजर आती है? कोर्ट में जब भी डिसीजन आता है तो सबूतों सबूतों के आधार पर होता है, और निश्चित तौर से कोर्ट में उन सारे सबूतों को पेश किया गया होगा, उसी के बाद यह निर्णय आया है। कोर्ट का निर्णय पर कोई सवालिया निशान नहीं है। अगर कोई पक्ष असंतुष्ट है तो उसके लिए अपील में जाने के जा सकते हैं, इसका प्रावधान है। 2019 में 18 में आपके खिलाफ थे उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम बताएं आप? मैना नेक्का। 2019 में आपके खिलाफ कौन थे चुनावी अखाड़े में? 2019 में उनकी बेटी थी, सुपुत्री थी। और 2024 में उनके बेटे थे। आप लगातार उस परिवार को शिकस्त दे रहे हैं। हाँ, ये तो राजनीति के, इसमें हम उनके साथ कहें डायरेक्ट हमारा कोई युद्ध या लड़ाई नहीं है। ये तो लड़ाई जनता लड़ती है। जनता के बीच में हम अपने कामों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर उनके बीच में एक विश्वास होता है, उसी आधार पर जनता वोट करती है। 2014 और 9 और 2014 ये 3 बार एनोसेका जी वहां चुनाव जीतते हैं, तो इतना मानना पड़ेगा ना भाई, किस इलाके में उनकी पकड़ थी, तब तो 3 बार विधानसभा पहुंचे हैं। आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई? जनता को विश्वास दिलाने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उस पर जनप्रतिनिधि कितना खरा उतर रहा है, कितना संविधान के प्रति उनकी सोच और आदर सम्मान क्या है, कानून के प्रति उनकी सोच और आदर सम्मान क्या है, इस पर जनता के मन में, दिल में यह बैठता है। और मैं जनता को यह भरोसा दिलाने में सफल रहा मैं कि मैं संवैधानिक प्रावधानों का सुरक्षा करूंगा, कानूनों में दिए प्रावधानों का मैं सुरक्षा करूंगा, और मैं भी उस अनुरूप चलने का प्रयास करूंगा। कि छवि बन गई झारखंड में भ्रष्टाचार की, हरिनारायण रहे उनके साथ, एनोसेका रहे, मधुपुरा की सरकार के चर्चित चेहरे हुए करते। क्या वो जो छवि बन गई भ्रष्ट राजनेता की, उसका भी फायदा आपको मिला? मेरा राजनीति के रूप में सामने मैं राजनीति, नेगेटिव राजनीति मैं नहीं करता हूं। किसी के खिलाफ मैं बहुत ज्यादा मेरा टिप्पणी नहीं होती है। कुछ गंभीर गलती या गंभीर मसले होते हैं जिससे समाज या उस क्षेत्र में अशांति या उनके पहचान अस्तित्व पर कुछ होता है, तो मैं उस परिस्थिति में टिप्पणी करता हूं। मैं अपने विचार, अपने काम के द्वारा जनता को क्या कर सकता हूं, क्या किया है, मेरा फोकस उस पर रहता है। तो मैं जानना चाहता हूं आपकी सफलता का राज क्या है? आप 3 बार लगातार परचम लहराता उस एनोसेका परिवार के विरुद्ध में, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरे पर्सनालिटी में कुछ अजूबा चीज तो है। सबसे पहली बात कि मैं इस बात को समझता हूं कि हमारे पुरखों ने खून बहाकर, जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को अंग्रेजों से, राजतंत्र से आजादी दिलाई है, और विविधताओं के बावजूद
भौगोलिक विविधताओं के बावजूद भी हमारा देश आज एक सूत्र में बंधा है और मजबूत राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान है। उसका वजह एक ही है, संविधान। संविधान में सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी तबके के लोगों को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता है। रोड पुल तो कोई भी सरकार आएंगे वो बनाएगा ही, पैसा के उपलब्धता के आधार पर विकास की योजनाएं होते रहेंगी। तो इन्हीं पर मेरा फोकस रहता है और मेरा कोशिश यह रहता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं संवैधानिक प्रावधानों का आदर सम्मान करूं, कानूनों का आदर सम्मान करूं और मेरे स्तर से उन सभी कानून और संवैधानिक प्रावधानों का अवहेलना ना हो, ये मैं कोशिश करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ नमन विक्रम कोंगाड़ी जी। जैसा कि मैंने बताया कि 2014 का उपचुनाव 2014 में उपचुनाव हुआ था, नहीं 2018 का उपचुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 लगातार 3 बार इन्होंने सफलता हासिल की है। और आप समझ सकते हैं नमन विक्रम कोंगाड़ी की जो खास विशेषता है, इनकी विनम्रता है, इनकी शांति है। खैर, इशारों में सही नमन विक्रम कोंगाड़ी ने तो साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार की जो छवि बनी थी एनोस एक्का की, उसके कारण उनका राजनीतिक प्रारंभ की शुरुआत हुई है। और ये जो फैसला आया है वो अपने मेरिट पे है। अजी कोई भी राजनेता भ्रष्टाचार की दलदल में किस तरह गोते लगाएगा, तो आखिरकार उसकी जो अंतिम परिणति होगी वही हुआ जो एनोस एक्का के साथ देखने को मिला। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।